हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी में एक अपठित गद्यांश या काव्यांश आता है, अपठित लेखांश जिसको बोलते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है और किस प्रकार से हल किया जाएगा। ठीक है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये 2 प्रश्न आते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। 2 गद्यांश लिखे रहते हैं जिनमें कि 2 दिए जाते हैं, उनमें से दोनों को हल करना होता है। 5-5 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर का ये प्रश्न होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम आज पहली बात करेंगे कि इसमें कैसे इनको हल करते हैं। फिर उसके बाद इसके हम अभ्यास भी करेंगे, कम से कम 2 तो अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं। और ये सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं बल्कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं जैसे बीएड वगैरह है जिनमें लेखांश पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में भी एक लेखांश पूछा जाता है। यूके पीएससी और यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी पीसीएस परीक्षा होती है उसमें भी एक लेखांश पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात है कि कोई भी अवतरण दिया रहता है उसको पढ़ करके और फिर हम उसे क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो जब हम लेखांश का जो हल करते हैं उसको लेखांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसे क्या करिए, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले उसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अच्छा ये होगा कि आप एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, जो 5 प्रश्न दिए गए ना उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अवतरण पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये है कि जब आपने पहले प्रश्न पढ़े हैं तो आप चाहें तो पहला स्टेप वहीं से ले लें। पहला स्टेप है सिर्फ प्रश्न पढ़ लें। ठीक है, सिर्फ क्या करें, प्रश्न पढ़ लें। ठीक है, प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, एक बार पढ़ लें। क्लियर। इसके बाद दूसरा है, अब क्या दिया है, जो अपठित दिया हुआ है उसे पढ़ें। ठीक है, यानी कि जो अवतरण है उसे पढ़ें और ध्यान रहे कि जो प्रश्न आपको पूछा गया है उस प्रश्न से संबंधित यदि कुछ भी आता है तो उसमें क्या करें, वहाँ अंडरलाइन करें। ठीक है, अंडरलाइन करें। ठीक है, तो कभी कभार इसमें सीधा सीधा प्रश्न हमको नहीं मिलता है उसके उत्तर, लेकिन जो है जरूर हमको मिल जाता है। तीसरा, अब जब एक बार आप पढ़ चुके हैं तो फिर से दोबारा फिर से क्या करें, अवतरण को ध्यान से पढ़ें और उन्हीं को पढ़ें जो क्या है, अंडरलाइन वाले हैं। ठीक है, अंडरलाइन प्रोसेस को पढ़ें, अंडरलाइन को फिर पढ़ें। ठीक है, तीसरा है अंडरलाइन को फिर पढ़ें। अब उसके बाद चौथा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यानी कि प्रश्नों के क्या पढ़ें, अवतरण पढ़ें, यानी प्रश्नों के जो दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्नों का जो वहाँ पर चौथा है। ठीक है, प्रश्नों के विकल्प पढ़ें, प्रश्नों के विकल्प अब पढ़ें। ठीक है, पढ़ें और फिर क्या करें, उसमें से देखिए जो भी आपको सही सा दिखाई पड़ता है उसमें से उत्तर चुनें। ठीक है, तो आपको इस 5 स्टेप में यदि आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आसानी के साथ आप उत्तर दे सकते हैं। कई बार उसमें यानी कि छुपा हुआ रहता है उसका उत्तर और उसे हम समझ करके तब उसके बाद उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करिए, पहले स्टेप में है प्रश्नों को पढ़ लीजिए, 5 ही प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्नों को पढ़ लीजिए, सिर्फ प्रश्न पढ़िए। उसके बाद अवतरण को पढ़िए
अवतरण में उन प्रश्नों को अपने पढ़ करके ध्यान में रखिए, जो जो आपको ध्यान रहे उनके अंडर यानी कि उनमें अंडरलाइन करते रहिए, और अंडरलाइन करने के बाद फिर दोबारा क्या करिए, फिर दोबारा पढ़िए, जहाँ आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसके आसपास का पढ़िए, फिर प्रश्न पढ़िए और देखिए कि उसके प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके अंडरलाइन के वाले में से कितने मिलते हैं। तो जो मिल रहा हो, जो उसका भावार्थ दे रहा हो, उसका अर्थ दे रहा हो, उसके अनुसार क्या करिए, फिर उत्तर चुन लीजिए। ठीक है, आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने में ज़्यादा से ज़्यादा यानी 4 से 5 मिनट लगेंगे। आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं, एक भी उत्तर गलत नहीं होगा यदि मेरे बताए हुए आप लोग मेथड के अनुसार करेंगे तो। कुछ लोग ये कहते हैं कि यानी आप भी ऐसा कर सकते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए उसके बाद प्रश्न पढ़िए, लेकिन उसमें ये होता है पहले पैराग्राफ फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर यानी पैराग्राफ में प्रश्नों को खोजेंगे और फिर ऑप्शन खोजेंगे, और पहले प्रश्न पढ़े रहेंगे तो उनको अधिकांशतः 2 3 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं या उससे संबंधित वहाँ पर शब्दावली मिल जाएंगी, तो सिर्फ वहीं पर खोजना होगा, फिर पूरे अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला अवतरण। ठीक है, ये लेखांश 1 है। तो जो मैंने बोला है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्नों को देखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है संसार, देखिए इसे हल करने के लिए कभी भी अपना प्रेडिक्शन मत लगाइए, अपने अनुसार क्वेश्चन को सही मत करिए, जो अवतरण में दिया है उसके अनुसार सही करिए, यानी अवतरण में दिया हुआ है उसके अनुसार उत्तर देना है। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है, तो इसको याद रखिए, जो भाव पराश्रित होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो वह कौन सा है। ठीक है, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या जरूरी है, संवेदनशीलता क्या है, और सुखी जीवन का मंत्र क्या है। अब ये 5 प्रश्न है, एक ये भी प्रश्न है आपका, 6 प्रश्न। मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है। अब इसे जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें क्या हो जाएंगी, निकल करके आ जाएगा। विश्व में हर मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन इसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल करता है। ठीक है, तो क्या चीज आया आया यहाँ पर, भूल करता आ रहा है। संसार का प्रत्येक संबंध संयोग और वियोग से जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हो तो वह है आनंद। ठीक है, यह अंतःकरण का विषय है, पराश्रित नहीं है। ठीक है, संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुणा से द्रवित होना आवश्यक है। अब यही है ना, सुखी होने के लिए क्या जरूरी है, तो यहां पर आ गया आपका। इसके बाद संवेदन यानी संवेदना शून्य व्यक्ति, अर्थात कौन सा व्यक्ति, जो संवेदनशील व्यक्ति है वही आनंद की अनुभूति कर सकता है। संवेदनाशील यानी शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो कौन व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, संवेदनाशून्य व्यक्ति। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति करते हैं। तो आनंद की अनुभूति कौन कर सकता है, ये कर सकते हैं। सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है, कर्म के त्याग में नहीं। ठीक है, आसक्ति के त्याग में है, कर्म के त्याग में नहीं। कर्म से प्राप्त होने वाला फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अब आपके जो प्रश्न हैं वहाँ उत्तर लेते चले जाइए, ऑप्शन सुन चले जाइए। संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है, तो पहले वाले में ही है। ठीक है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, तो विश्व का हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुख चाहता है। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, सुख चाहता है, सीधा लगाइए। जो भाव पराश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो वह क्या होता है, तो अंतःकरण से जुड़ा हुआ भाव क्या है, आनंद है। ठीक है, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है, विद्वत्ता, अपरिग्रहता, सहिष्णुता या संवेदनशीलता। तो वहां पर आया है ना कि जो व्यक्ति संवेदनशील होगा वही क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद का अनुभव कर सकता है। संवेदनशीलता क्या है, दूसरों को दुखों को देख करके सुख का अनुभव करना, बिल्कुल नहीं। वहां बताया है ना, दुख को देख करके करुणा का अनुभव करना, सुख को देखकर सुख होना, सुख को देखकर दुख का अनुभव करना, ये भी गलत है। सुख को देखकर सुख, दुख को देखकर करुणा को अनुभव करना, सीधा आपका उत्तर दिया हुआ है। सुखी जीवन का मंत्र क्या है, ठीक है, तो सुखी जीवन का मंत्र वहां पर क्या है, कर्म का त्याग, आलस्य का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग, आसक्ति का त्याग। तो आप देख रहे हैं नीचे सबसे
तो कर्म से प्राप्त करने वाले फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर ही मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो सुख का क्या है? आसक्ति का त्याग है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आसक्ति का त्याग। ओके, तो आसक्ति का त्याग हो जाएगा। मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है? ठीक है, तो मनुष्य किस चीज को सच्चा सुख यानी कि मानने की भूल कर लेता है? तो किस चीज को सच्चा सुख मानने की भूल कर लेता है? अपमान को, संवेदनशीलता को, भौतिक सुख को या आलस्य को? तो किसे कर लेता है? भौतिक सुख को कर लेता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। तो भौतिक सुख को ही सच्चा सुख क्या करता है? व्यक्ति मानने की भूल कर लेता है। क्लियर? तो इतने प्रश्न थे, ये 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्नों में से ही यानी कि हमारा यानी कि 6 प्रश्न मैंने आप लोगों को उसी तरह से बता दिए जैसे मेथड से मैंने किए हैं। आपको ना तो ज़्यादा विषय यानी कि वो लगेगा और जल्दी से आपका ये हल भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास तो इतना है समय नहीं तो 1-2 और करवा देता। वैसे फिर भी यहाँ पर आप लोगों का यानी कि 2 तो मैं करवाऊँगा ही, तो इन्हीं से अभ्यास कर सकते हैं आप। इसी तरह से ये भी है। अब यहाँ पर है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चींटियाँ और तितलियाँ दोनों परागकर्ता की भूमिका निभाती हैं। तितली और जो है ना चींटी उन सब में आया है, तो ये ध्यान दे लिए। तितलियाँ क्या हैं? इसमें दिया हुआ है। चींटियों को अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है। क्यों माना जाता है? चींटियाँ और तितलियाँ क्या होती हैं? तो तितलियों की अधिकांश जातियाँ परागकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं। अतः अब ये 5 प्रश्न हैं, चलिए पढ़ लेते हैं इसमें लेखांश, उसके बाद इसका उत्तर हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार ठीक है इसका उत्तर क्या होगा। तो शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूह में तितलियों और चींटियों को वर्गीकरण विज्ञान में शायद सबसे अच्छी तरह से माना जाता है, जबकि तितलियां पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हो सकती हैं। देखिए, पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक कौन है? तितलियां। वैसी तितलियां केवल कुछ परिस्थिति की उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अधिकांश प्रजातियां परागकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। यानी कि जो तितलियों की कह रहा है, चींटियों की नहीं कह रहा है यहाँ, अभी सिर्फ तितलियों की। इसके विपरीत चींटियां किसी भी पारिस्थितिक व्यवस्था में एक बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। देख लीजिए, चींटियां बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। चींटियों को अधिकांश स्थलीय जगत को चलाने में एक मुख्य मिट्टी को उलट पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली माना जाता है। ऊर्जा चलन देती हैं, मिट्टी को उलट पलट करती हैं। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकी व्यवस्था में चींटियां भी परभक्षी, परागकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता की भूमिका निभाती हैं। ये आ गया। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देख करके इनके साथ साथ इनका प्रश्नों का हल निकालते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चींटियां और तितलियां दोनों परागकर्ता की भूमिका निभाती हैं। पहले तो यही सही माना जाएगा। तितलियां परागकर्ता की भूमिका निभाती हैं या पर चींटियां नहीं। चींटियां परागकर्ता की भूमिका निभाती हैं, तितलियां नहीं। ना ही चींटियां ना ही तितलियां परागकर्ता की भूमिका निभाती हैं। तो क्या है? दोनों निभाती हैं। देखिए, ऊपर तो उसका भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है? चींटियों की व्यवस्था दी गई है। परभक्षी होती हैं, परागकर्ता होती हैं, फसल काटने वाली और अपघटन पूर्ता यानी कि कर्ता होती हैं। इसके बाद तितलियां वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से नहीं जानी जाती, पर्यावरण बदलाव में अच्छी संकेतक है। और परभक्षी पराग ये जो है ना, ये तो चींटियां हैं और अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाती हैं। अब इनमें से आपके पास 2 हो गए, एक ये एक ये, इनमें से कोई सा भी। वैसे तो उत्तर सामान्य तौर पर यानी मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हैं, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चींटियों को अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि परागकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह जानी जाती हैं, पारिस्थितिकी व्यवस्था के परिवर्तन भूमिका निभाती हैं, मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली होती हैं। तो स्थलीय व्यवस्था को है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है? मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली हैं। चींटियां और तितलियां
पर्यावरण बदलाव के अच्छी संकेतक हैं, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय कीट हैं, वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से नहीं जानी जाती हैं, पारिस्थितिकी व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर ऊपर हम लोग देखते हैं कि इसके लेखांश में इन दोनों का हमें उत्तर कौन सा मिलेगा। देखिए यहाँ ये तितलियां और चींटियां को वर्गीकरण विज्ञान में यह उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूह में तितलियों और चींटियों को वर्गीकरण विज्ञान में शायद सबसे अच्छी तरह से माना जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय कीट हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वर्गी अच्छी तरह से नहीं जानी जाती, जबकि गलत है, जानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये उष्णकटिबंधीय कीट हैं। तितलियों की अधिकांश जातियां परागकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, अतः अब चींटियों की अपेक्षा पारिस्थितिकी व्यवस्था में परिवर्तन की भूमिका निभाती हैं, अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाती हैं, उनको वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से जाना जाता है, या वे केवल कुछ ही परिस्थिति की उपयुक्त स्थान भरती हैं। तो इनमें कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो यानी कि तितलियों की अधिकांश जातियां परागकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो तितलियां हैं उनकी भी, तितलियों वाला ऊपर है, अधिकांश प्रजातियां परागकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी उपयुक्त स्थान को भरती हैं, ठीक है। वयस्क तितलियां केवल कुछ पारिस्थितिकी उपयुक्त स्थान को भरती हैं, क्योंकि अधिकांश प्रजातियां परागकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। तो सबसे अंतिम हमारा जो उत्तर है, वे कुछ ही परिस्थितिकी उपयुक्त स्थान को क्या होती हैं, भरती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। अब जो है ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेगा ये पूरा करने में, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी उससे आप लोग करिएगा, और टाइम रहेगा तो एक आध और करवा दूंगा मैं, यानी पैसेज आप लोगों का। तो मुझको लगता है कि हम लोगों का प्रयास अच्छा रहा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अब आप लोगों की परीक्षा के लिए 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। अपनी तैयारी को अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करिए, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपने, ठीक है। तो पढ़ाई का ध्यान साथ में तभी रह पाएगा जब स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि सेंटर आप लोगों के बहुत दूर दूर होंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समय पर सेंटर वगैरह पे पहुंचिएगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।